एक घना जंगल था जिसमें एक बहुत ही चालाक शेर रहता था। वह शेर अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के कारण जंगल के सभी जानवरों में प्रसिद्ध था। शेर हमेशा सोचता रहता था कि उसे शिकार करने में कोई परेशानी न हो और उसे बिना मेहनत के भोजन मिल जाए। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने शेर को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। शिकारी ने जाल को पेड़ों के बीच लगाया और उसमें मांस का एक टुकड़ा रख दिया ताकि शेर को फंसाया जा सके। शिकारी को पूरा विश्वास था कि शेर जाल में जरूर फंसेगा। शेर ने दूर से शिकारी को जाल बिछाते हुए देख लिया। उसने सोचा, अगर मैं सीधे जाल में जाऊंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। मुझे इस शिकारी को चकमा देने के लिए कोई उपाय सोचना होगा। शेर ने थोड़ी देर सोचा और एक योजना बनाई। शेर ने अपनी पूंछ को सीधा कर लिया और जाल के पास आकर एक घायल जानवर की तरह दर्द में कराहने लगा। शिकारी ने शेर को ऐसे देखा जैसे वह घायल हो और धीरे धीरे उसके पास आने लगा। जैसे ही शिकारी पास पहुंचा, शेर ने अचानक छलांग लगाई और शिकारी पर हमला कर दिया। शिकारी डर के मारे अपनी बंदूक और जाल वहीं छोड़कर भाग गया। शेर ने हंसते हुए कहा, इस शिकारी ने सोचा था कि वह मुझे बेवकूफ़ बना सकता है, लेकिन आज मैंने उसे सबक सिखा दिया। इस तरह चतुर शेर ने अपनी सूझबूझ से शिकारी को हरा दिया और फिर से जंगल का राजा बनकर बेफिक्र होकर रहने लगा। शिक्षा, बुद्धिमानी से काम करने पर बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी टाला जा सकता। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। एक समय था जब वह जंगल का सबसे ताकतवर और डरावना शिकारी हुआ करता था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था और हर जानवर उससे डरता था। लेकिन अब उसकी उम्र ढल चुकी थी। उसके दांत कमजोर हो गए थे और ताकत भी कम हो गई थी। अब वह शिकार के लिए दौड़ भाग नहीं कर सकता था। उसे हर दिन अपने भोजन की चिंता सताने लगी थी। शेर बहुत परेशान रहने लगा। भूख से वह कमजोर होता जा रहा था और जंगल के जानवर भी उसे कमजोर देखकर उससे डरना बंद कर चुके थे। एक दिन शेर ने सोचा, अगर मैं इसी तरह भूखा रहूंगा तो मेरी मौत पक्की है। मुझे अपनी चालाकी का इस्तेमाल करना होगा और शिकार को अपने पास बुलाना होगा। शेर ने एक योजना बनाई। उसने जंगल के एक बड़े और घने पेड़ के पास एक गुफा देखी, जो बहुत ही सुनसान जगह पर थी। शेर उस गुफा में जाकर बैठ गया और ऐसे बुढ़ापे और बीमारी का नाटक करने लगा जैसे वह चल फिर भी नहीं सकता। वह कराहने और हौंफने की आवाज़ें निकालता रहा ताकि कोई जानवर सुनकर उसके पास आए। उसने सोचा, अगर कोई जानवर मेरी हालत देखकर मुझ पर तरस खाकर मुझसे मिलने आएगा तो मैं उसे पकड़कर खा जाऊंगा। शेर की चालाकी काम करने लगी। पहले तो कोई जानवर उसके पास नहीं आया, लेकिन कुछ दिनों बाद एक खरगोश वहां से गुजर रहा था। उसने बूढ़े शेर की कराहने की आवाज़ें सुनी। जिज्ञासा से भरा हुआ खरगोश शेर की गुफा के पास गया और अंदर झांक कर देखा। शेर ने कराहते हुए कहा, अरे प्यारे खरगोश, देखो मेरी हालत कितनी खराब हो गई है। अब मैं शिकार भी नहीं कर सकता। मैं मरने की कगार पर हूँ। क्या तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे? खरगोश को शेर की हालत देखकर तरस आ गया। वह शेर की बातों में आ गया और उसके पास गया। जैसे ही वह शेर के पास पहुंचा, शेर ने अचानक उस पर झपट्टा मारा और उसे मारकर खा गया। शेर की योजना सफल हो गई थी। अब शेर की उम्मीदें बढ़ गईं। उसने सोचा कि अगर उसकी यह चालाकी एक बार काम कर गई है तो और भी जानवर इसी तरह उसकी चाल में फंस सकते हैं। वह अब रोजाना गुफा में बैठता और कराहता रहता। धीरे धीरे कई और जानवर उसकी आवाज़ सुनकर और उसकी हालत देखकर उसकी गुफा में गए और शेर के शिकार बनते गए। जंगल के जानवरों ने देखा कि जो भी इस गुफा में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। सभी को शक होने लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। एक दिन जंगल का एक समझदार और चालाक सियार वहां से गुजर रहा था। उसने भी शेर की कराहने की आवाज़ें सुनी और सोचा कि शेर के पास जाकर देखा जाए कि मामला क्या है। सियार गुफा के पास पहुंचा और गुफा के बाहर रुक गया। उसने चारों ओर ध्यान से देखा और फिर उसने गुफा के प्रवेश द्वार के पास जमीन पर पैरों के निशानों पर गौर किया। उसने देखा कि गुफा की ओर कई जानवरों के पैरों के निशान जा रहे हैं,
लेकिन किसी भी जानवर के निशान वापस आते नहीं दिख रहे थे। सियार को शेर की चाल समझ में आ गई। सियार ने गुफा के अंदर से शेर से कहा, शेर महाराज, आप कैसे हैं? मैं बाहर खड़ा हूँ और आपकी तबीयत पूछने आया हूँ। शेर ने कराहते हुए अंदर से कहा, अरे प्यारे सियार, मेरी हालत बहुत खराब है। आओ, मेरे पास आओ, मुझसे मिलो। मैं बहुत बीमार हूँ। लेकिन सियार भी चालाक था। उसने कहा, शेर महाराज, मैं देख सकता हूँ कि यहाँ कई जानवरों के अंदर जाने के निशान हैं, लेकिन किसी के भी बाहर आने के नहीं। इसका मतलब है कि जो भी अंदर गया वह वापस नहीं लौटा। आप बहुत चालाक हैं, लेकिन मैं आपकी चाल में नहीं फंसने वाला। ये सुनते ही शेर को समझ में आ गया कि सियार उसकी चाल समझ गया है। शेर चुप हो गया क्योंकि अब उसकी चालाकी का भंडाफोड़ हो चुका था। सियार ने तुरंत वहां से भागकर जंगल के सभी जानवरों को इस बात की खबर दी। इस प्रकार चालाक बूढ़े शेर की योजना नाकाम हो गई और अब कोई भी जानवर उसकी गुफा के पास नहीं जाता था। शेर भूखा ही रह गया और अंततः उसकी जान चली गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई और चालाकी से दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले का अंत अच्छा नहीं होता। हमें कभी भी किसी की चालाकी के जाल में नहीं फंसना चाहिए और अपनी बुद्धि और समझदारी से हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। एक घने जंगल में चंचल नाम की एक चालाक लोमड़ी रहती थी। अपनी चतुराई और चालाकी के लिए वह पूरे जंगल में जानी जाती थी। जंगल में एक शक्तिशाली शेर भी रहता था, जो जंगल का राजा था। शेर अपनी ताकत से जंगल के बाकी जानवरों को डराता था और हर दिन अपना भोजन पाने के लिए किसी न किसी जानवर का शिकार करता था। एक दिन शेर ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और कहा, अगर तुम में से हर कोई बारी बारी से मेरे लिए भोजन का इंतजाम करेगा तो मैं रोज शिकार नहीं करूंगा और तुम्हारी जान बच जाएगी। सभी जानवर शेर से डरते थे और उसकी बात मानने के लिए तैयार हो गए। वे हर दिन बारी बारी से शेर के लिए एक जानवर भेजने लगे। एक दिन लोमड़ी की बारी आई। लोमड़ी को पता था कि अगर वह शेर के पास जाएगी तो वह उसे मारकर खा जाएगा। उसने सोचा, मुझे अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना होगा। शेर बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा चतुर हूँ। लोमड़ी ने एक चालाक योजना बनाई और शेर के पास जाने से पहले एक गहरे कुएं के पास गई। उसने कुएं के पास जाकर इंतजार किया ताकि शेर को देरी हो जाए और वो उसकी योजना के अनुसार काम कर सके। जब शेर को भूख लगी और उसने देखा कि लोमड़ी अब तक नहीं आई है, तो वह गुस्से में आ गया। वह दहाड़ते हुए बोला, ये लोमड़ी इतनी देर क्यों कर रही है? अगर वह जल्दी नहीं आई तो मैं पूरे जंगल को तहस नहस कर दूंगा। थोड़ी देर बाद लोमड़ी हाँफते हुए शेर के पास पहुंची। शेर ने गुस्से से पूछा, तुम इतनी देर क्यों कर रही हो? क्या तुम अपनी मौत से डरती नहीं हो? लोमड़ी ने बहुत ही विनम्रता से कहा, महाराज, कृपया गुस्सा मत कीजिए। मुझे रास्ते में एक और शेर मिला जो कह रहा था कि वह इस जंगल का असली राजा है। उसने मुझे आपके पास आने से रोका। मैंने उससे कहा कि हमारे जंगल का राजा सिर्फ आप हैं, लेकिन उसने मुझे धमकी दी और कहा कि अगर मैं उसके पास नहीं रहूंगी तो वह मुझे मार डालेगा। शेर को गुस्सा आ गया और वह बोला, कौन है वो दुस्साहसी शेर जो मेरे जंगल में रहकर खुद को राजा कहता है? मुझे तुरंत वहां ले चलो, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है महाराज, कृपया मेरे पीछे आइए। लोमड़ी शेर को कुएं के पास ले गई और बोली, महाराज, वह शेर इसी कुएं में रहता है। जब भी कोई उसके पास आता है वह उसे दिखने लगता है। शेर ने गुस्से में कुएं के अंदर झांका। जैसे ही उसने कुएं के पानी में अपनी परछाई देखी, उसने सोचा कि ये दूसरा शेर है जो उसे चुनौती दे रहा है। शेर ने बिना सोचे समझे जोर से दहाड़ा और उसकी आवाज कुएं के अंदर गूंज उठी। उसने अपनी परछाई को देखकर सोचा कि दूसरा शेर भी उसे ललकार रहा है। गुस्से में आकर शेर ने कुएं में छलांग लगा दी, ये सोचकर कि वह अपने दुश्मन पर हमला कर रहा है। लेकिन कुआं गहरा था और शेर उसमें डूब गया। लोमड़ी ने अपनी चतुराई से अपनी जान बचा ली और शेर से छुटकारा भी पा लिया। वो खुशी खुशी जंगल में वापस आए और सारे जानवरों को ये कहानी सुनाई।
सभी जानवर उसकी बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण बुद्धि और चतुराई होती है। कभी कभी कठिन परिस्थिति में धैर्य और सूझबूझ से ही समस्या का समाधान हो सकता है। हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करके मुश्किल हालात से बाहर निकलने का तरीका सोचना चाहिए। एक घने जंगल में एक चतुर सियार रहता था। उसका नाम छलिया था और वह अपनी बुद्धिमानी और चालाकी के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। छलिया ने जंगल में रहने वाले सभी जानवरों के साथ दोस्ती कर ली थी, लेकिन वह अपनी चालाकी से कभी भी खुद को मुश्किल में नहीं पड़ने देता था। वह हमेशा भोजन की तलाश में रहता था और अपनी भूख मिटाने के लिए नए नए तरीके ढूंढता रहता था। एक बार की बात है, जंगल में बहुत दिनों तक बारिश नहीं हुई और सूखा पड़ गया। नदी तालाब सब सूख गए थे और जंगल के जानवरों के लिए भोजन और पानी की भारी कमी हो गई थी। जंगल के जानवर भूख और प्यास से परेशान थे। इसी बीच छलिया भी भूख से परेशान हो गया। कई दिनों से उसे ठीक से खाने को कुछ नहीं मिला था। वह खाने की तलाश में इधर उधर घूमने लगा, लेकिन जंगल में कहीं भी खाने का कोई सामान नहीं मिला। जब उसे कुछ भी नहीं मिला तो वह थक हार कर बैठ गया और सोचने लगा, अगर मैं इसी तरह भूखा रहा तो मर जाऊंगा। मुझे कुछ न कुछ उपाय करना होगा। सोचते सोचते उसे एक योजना सूझी। वह जंगल के राजा शेर के पास गया और उसे विनम्रता से प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, मैं आपके पास एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूँ। मैंने सुना है कि गांव में लोग आपकी ताकत और शक्ति से बहुत डरते हैं। वे हमेशा आपके बारे में बातें करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने एक योजना बनाई है कि वे आपको फंसाने के लिए एक बड़ा आयोजन कर रहे हैं, जिसमें वे आपको जाल में पकड़ने की कोशिश करेंगे। शेर ने हैरान होकर पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? गांव के लोग मुझसे डरते हैं, वे मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं कर सकते। छलिया ने चालाकी से जवाब दिया, महाराज, ये बात सही है कि वे आपसे डरते हैं, लेकिन वे चालाक और धूर्त हैं। वे जानते हैं कि सीधे आपसे मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई है। वे आपके लिए एक बहुत बड़ा भोज आयोजित कर रहे हैं, जिसमें वे आपको विषैला भोजन देंगे और आपकी ताकत खत्म कर देंगे। शेर ने ये सुनकर गुस्से में कहा, मैं उन लोगों को सबक सिखाऊंगा। वे मुझे चुनौती दे रहे हैं। मैं उनके गांव जाकर उन्हें दिखाऊंगा कि शेर की ताकत क्या होती है। छलिया ने शेर को शांत करते हुए कहा, महाराज, मैं आपके साथ चलूंगा और आपकी मदद करूंगा। मैं पहले गांव जाकर उनकी योजना का पता लगाऊंगा, फिर हम मिलकर उन पर हमला करेंगे। शेर ने छलिया की बात मान ली और दोनों ने गांव जाने की योजना बनाई। छलिया शेर के साथ गांव की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचने पर छलिया ने शेर से कहा, महाराज, आप यहाँ जंगल के किनारे रुकें। मैं पहले गांव जाकर स्थिति का जायजा लूंगा और फिर आपको सूचित करूंगा। शेर ने छलिया की बात मान ली और जंगल के किनारे छिपकर बैठ गया। छलिया गांव में गया और वहां के लोगों से मिलकर उनकी योजना का पता लगाने लगा, लेकिन उसने देखा कि गांव के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे और किसी भी तरह का आयोजन नहीं कर रहे थे। छलिया को यह समझ में आ गया कि गांव के लोग शेर के बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि अपनी कठिनाइयों में उलझे हुए थे। उसे इस बात का एहसास हुआ कि अगर शेर को इस बात का पता चला तो वह बहुत गुस्से में आ जाएगा और उसे ही मार डालेगा। इसलिए छलिया ने एक और योजना बनाई। उसने गांव के कुछ छोटे बच्चों को मिठाई का लालच देकर एक जगह बुलाया और उनसे कहा, अगर आप सब मेरे कहने पर काम करेंगे तो मैं आपको बहुत सारी मिठाइयाँ दूंगा। बच्चे मिठाई के लालच में आ गए और छलिया की बात मान गए। छलिया ने बच्चों से कहा, जब मैं तुम्हें इशारा करूं तो तुम सब जोर जोर से चिल्लाना और भागना। और याद रखना, तुम में से कोई भी यह न बताए कि मैंने तुम्हें ऐसा करने को कहा है। छलिया ने योजना के अनुसार बच्चों को गांव के एक खुले मैदान में इकट्ठा किया और शेर को इशारा किया कि अब वह गांव में आ सकता है। जैसे ही शेर गांव में पहुंचा, छलिया ने बच्चों को इशारा किया और बच्चे शेर को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, शेर आया, शेर आया, भागो, शेर आया। बच्चे इधर उधर भागने लगे और गांव के लोग भी बच्चों की आवाज सुनकर डर गए और अपने अपने घरों में छिप गए। शेर ने जब ये देखा तो उसे लगा कि गांव के लोग सचमुच उससे डर रहे हैं। उसने छलिया की तारीफ की और कहा, तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। अब तुम मुझे बताओ कि हमें आगे क्या करना चाहिए। छलिया ने चालाकी से जवाब दिया, महाराज, अब हमें गांव के सबसे बड़े घर में जाना चाहिए, जहां आपको स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। वहां आप ताजगी से खाना खाकर अपनी ताकत फिर से हासिल कर सकते हैं। शेर ने छलिया की बात मानी और दोनों गांव के सबसे बड़े घर की ओर चल पड़े। वह घर गांव के मुखिया का था।
छलिया ने शेर को मुखिया के घर में घुसने के लिए कहा और खुद पीछे हटकर एक सुरक्षित स्थान पर जाकर छिप गया। जैसे ही शेर मुखिया के घर में घुसा, घर के लोग डर के मारे भाग खड़े हुए। शेर ने घर में इधर उधर देखा और खाने की तलाश करने लगा, लेकिन वहां उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। वह गुस्से में आ गया और जोर से दहाड़ा। इस बीच छलिया ने गांव के लोगों को मुखिया के घर के पास आकर जोर जोर से आवाजें करने को कहा। गांव के लोग डरे हुए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि छलिया शेर के साथ है, तो उन्होंने उसकी बात मानी और शोर मचाने लगे। शेर को ये लगा कि गांव के लोग उसे घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वह डर गया और घर से बाहर निकलकर भागने लगा। छलिया ने शेर के डर का फायदा उठाया और कहा, महाराज, गांव के लोग बहुत चालाक हैं। वे हमें घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। शेर ने छलिया की बात मानी और दोनों जल्दी से जंगल की ओर भागे। जंगल पहुंचने के बाद शेर ने छलिया से कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और चालाकी ने आज मेरी जान बचाई है। तुमने मुझे गांव के लोगों के जाल में फंसने से बचा लिया। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। छलिया ने विनम्रता से कहा, महाराज, ये सब मैंने आपकी सेवा में किया है। अगर आपको मुझसे कोई और मदद चाहिए तो मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। शेर ने छलिया को धन्यवाद दिया और उसे अपना सलाहकार बना लिया। छलिया ने अपनी चालाकी से शेर को मूर्ख बनाया और खुद को सुरक्षित रखा। वह अपनी चतुराई के कारण जंगल में हमेशा सुरक्षित रहा और शेर का विश्वास पात्र बन गया। ये कहानी एक चालाक शेर की है जो जंगल का राजा होने के बावजूद अपनी बुद्धिमानी और चालाकी से जंगल के अन्य जानवरों को हमेशा अपने नियंत्रण में रखता था। इस जंगल का नाम था हरित वन और इसमें अनेक प्रकार के जानवर रहते थे, खरगोश, हिरण, बंदर, लोमड़ी और अन्य कई जानवर। शेर का नाम था सिंहनाद और वह अपनी ताकत और शौर्य के लिए जंगल में प्रसिद्ध था। उसके पास एक शानदार कद काठी और घने चमकीले बालों वाला शरीर था जो उसे और भी भयावह बना देता था। हर दिन वह अपने भोजन के लिए जंगल के किसी न किसी जानवर का शिकार करता था। जंगल के सभी जानवर उससे बहुत डरते थे क्योंकि शेर की भूख कभी भी शांत नहीं होती थी। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर निर्णय लिया कि वे शेर के सामने जाकर उसे अपनी चिंता बताएंगे और कोई हल निकालेंगे। अगले दिन सभी जानवर मिलकर शेर के पास पहुंचे। जब शेर ने उन्हें देखा तो वह गरज कर बोला, तुम सब यहाँ एक साथ क्यों आए हो? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? जानवरों का नेता, जो एक बूढ़ा हाथी था, आगे बढ़ा और विनम्रता से बोला, महाराज, हम सब आपके शासन से खुश हैं, लेकिन हर दिन हमें अपनी जान की चिंता सताती है। हम सभी डर के साए में जीते हैं कि कब आप हमें अपना शिकार बना लेंगे। शेर ने थोड़ी देर सोचा और फिर पूछा, तो तुम लोग क्या चाहते हो? हाथी ने कहा, महाराज, अगर आप हमें रोज शिकार करने के बजाय एक समझौता करें तो हम आपको रोज एक जानवर आपके पास भेज दिया करेंगे। इससे आपको शिकार के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हम भी चैन से जी पाएंगे। शेर ने उनकी बात मान ली, लेकिन शर्त रखी कि अगर किसी दिन जानवर समय पर नहीं आया तो वह उस दिन जितने जानवर चाहेगा शिकार करेगा। इस समझौते के बाद हर दिन जंगल के जानवरों में से एक बारी बारी से शेर के पास जाता और उसकी भूख शांत करता। सभी जानवर इस समझौते से खुश थे क्योंकि उन्हें अपने जीवन का एक निश्चित समय मिल गया था। एक दिन बारी आए एक छोटे और समझदार खरगोश की। वह जानता था कि अगर वह शेर के पास जाएगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए उसने एक योजना बनाई। वह शेर के पास जाने से पहले रास्ते में एक गहरी खाई के पास रुका और अपनी योजना को अंतिम रूप दिया। खरगोश जानता था कि शेर बहुत ही घमंडी और स्वार्थी है और उसे केवल अपनी शक्ति पर घमंड है। वह समय बिताता रहा और काफी देर के बाद शेर के पास पहुंचा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो शेर बहुत गुस्से में था। उसने गरज कर पूछा, तू अब तक कहाँ था? मुझे इतना इंतजार क्यों करवाया? खरगोश ने बहुत ही शांति से जवाब दिया, महाराज, मैं समय पर ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर मिला। उसने मुझे रोक लिया और कहा कि वह इस जंगल का असली राजा है। उसने कहा कि अब से तुम सब उसी के लिए काम करोगे। मैंने उससे कहा कि हमारे असली राजा तो आप हैं, लेकिन वह मुझ पर हंसने लगा और मुझे धमकाने लगा। शेर ने ये सुनते ही गुस्से में आग बबूला हो गया और गरजते हुए बोला, कहाँ है वह दुस्साहसी शेर? मुझे ले चल उसके पास। मैं उसे दिखाता हूं कि इस जंगल का असली राजा कौन है। खरगोश शेर को लेकर उस खाई के पास गया जहां उसने पहले ही अपनी योजना बनाई थी। उसने खाई की ओर इशारा करके कहा, महाराज, वह शेर इसी खाई में रहता है। जब मैंने उससे कहा कि मैं आपको लेकर आऊंगा तो वह यहीं छिप गया। शेर बिना सोचे समझे खाई की ओर बढ़ा और नीचे झांक कर देखा।
खाई के नीचे एक साफ पानी का तालाब था जिसमें शेर को अपनी ही परछाई दिखी। वह समझा कि यह वही दुस्साहसी शेर है जो उसे चुनौती दे रहा है। गुस्से में पागल होकर शेर ने जोर से दहाड़ लगाए और पानी में उसकी परछाई ने भी दहाड़ लगाई। शेर ने सोचा कि दूसरा शेर भी उसे चुनौती दे रहा है। उसने बिना देर किए खाई में छलांग लगा दी, ये सोचकर कि वह दूसरे शेर पर हमला करेगा। लेकिन जैसे ही उसने छलांग लगाई, वह गहरे पानी में डूब गया और वहीं समाप्त हो गया। खरगोश ने चतुराई से शेर को मात दी और जंगल के सभी जानवरों को उसकी चालाकी की वजह से एक बड़ा उपकार मिला। सबने खरगोश की समझदारी की सराहना की और उसके बाद से सभी जानवर खुशी खुशी और सुरक्षित जीवन जीने लगे। इस तरह चालाक खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से जंगल के राजा को हरा दिया और पूरे जंगल को शेर के आतंक से मुक्त कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि केवल शारीरिक शक्ति से ही नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और चतुराई से भी बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। बल से ज्यादा बुद्धि और समझ का महत्व होता है। एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के जानवर रहते थे। ये जंगल अपनी हरियाली और सुंदरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। जंगल में एक मासूम बकरी रहती थी जिसका नाम गुड्डी था। गुड्डी नन्ही और भोली भाली थी, उसकी आंखों में हमेशा चमक रहती थी और वह हमेशा खुशमिजाज रहती थी। जंगल के सभी जानवर गुड्डी को बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह हमेशा सबके साथ हंसी मजाक और खेल कूद में मशगूल रहती थी। जंगल के दूसरे छोर पर एक भेड़िया भी रहता था जिसका नाम शेरू था। शेरू बदमाश और चालाक था। वह हमेशा शिकार की तलाश में रहता था और किसी भी जानवर को नहीं बख्शता था। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी और उसकी चाल में एक खतरनाक चालाकी। जंगल के जानवर उससे दूर रहते थे और हमेशा सतर्क रहते थे ताकि वे उसकी शिकार न बने। एक दिन की बात है, गुड्डी अपनी मां के साथ जंगल के पास की नदी पर पानी पीने गई। रास्ते में उसने सुगंधित घास देखी और वहीं चरने लगी। घास इतनी हरी भरी थी कि वह अपनी मां से दूर होती चली गई। मां बकरी ने गुड्डी को आवाज दी, गुड्डी ज्यादा दूर मत जाओ, जंगल में खतरा हो सकता है। लेकिन गुड्डी अपने खाने में मगन थी और उसने मां की बात नहीं सुनी। इसी बीच शेरू भेड़िए की नजर गुड्डी पर पड़ गई। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने सोचा, अरे वाह, आज तो मेरा दिन बन गया। ये नन्ही बकरी तो मेरा स्वादिष्ट भोजन बन सकती है। शेरू ने गुड्डी की ओर बढ़ने की योजना बनाई। वह धीरे धीरे पेड़ों और झाड़ियों के बीच से छुपते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। गुड्डी अभी भी बेफिक्र घास चर रही थी। जब शेरू थोड़ा और नजदीक पहुंचा तो उसने गुड्डी से मीठी आवाज में कहा, अरे प्यारी बकरी, तुम कितनी सुंदर हो। तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? गुड्डी ने उसकी आवाज सुनी और अपनी मासूम आंखों से उसकी ओर देखा। वह समझ नहीं पाई कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। उसने चारों ओर देखा और फिर शेरू को देखा जो उसकी ओर बढ़ रहा था। शेरू ने अपनी आवाज को और मीठा बनाते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं तो बस तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुम इतनी सुंदर और प्यारी हो कि मैं तुम्हें खाना तो कभी नहीं चाहूंगा। गुड्डी को थोड़ी चिंता होने लगी, लेकिन वह सोचने लगी कि अगर यह सच में मेरा दोस्त बनना चाहता है तो इसमें बुराई क्या है। लेकिन उसकी माँ की सीख उसे याद आ गई, गुड्डी, हमेशा अजनबियों से दूर रहना। गुड्डी ने शेरू से कहा, धन्यवाद भैया, लेकिन मेरी माँ ने मुझसे कहा है कि अजनबियों से बात न करूं। शेरू ने हंसते हुए कहा, अरे मैं कोई अजनबी नहीं हूं। इस जंगल में सब मुझे जानते हैं। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं होता तो मैं तुम्हारे लिए एक प्यारी कहानी सुनाता हूं। शेरू ने एक कहानी शुरू की जो कि पूरी तरह से झूठी और उसकी चालाकी भरी थी। उसने गुड्डी को अपने जाल में फंसाने की हर कोशिश की, लेकिन गुड्डी ने उसे ध्यान से सुना और उसकी आंखों में शक की परछाई झलकने लगी। उसने समझा कि यह भेड़िया कुछ गड़बड़ कर रहा है। वह सावधान हो गई और सोचने लगी कि इस स्थिति से कैसे निकला जाए। उधर शेरू को लगने लगा कि गुड्डी उसकी चालाकी को समझ गई है। उसने अपने असली रंग दिखाने का फैसला किया। उसने एक भयानक गुर्राहट भरी आवाज में कहा, तुम्हें भागने की कोई जरूरत नहीं है, नन्ही बकरी। आज तुम मेरी शिकार बनोगी। गुड्डी घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी छोटी छोटी टांगों से तेजी से भागना शुरू कर दिया। वह जानती थी कि भेड़िया उससे तेज दौड़ सकता है, लेकिन उसके पास एक योजना थी। वह भागते भागते जंगल के उस हिस्से की ओर बढ़ी जहां झाड़ियां और कांटेदार पौधे थे। शेरू भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। वह सोच रहा था कि इस नन्ही बकरी को पकड़ना उसके लिए आसान होगा, लेकिन उसने देखा कि गुड्डी झाड़ियों के बीच घुस गई। शेरू भी उसके पीछे पीछे घुसा, लेकिन उसकी मोटी खाल में कांटे चुभने लगे। वह दर्द से कराह उठा, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
गुड्डी ने देखा कि शेरू थोड़ी मुश्किल में है तो उसने और तेज दौड़ना शुरू कर दिया। वह दौड़ते दौड़ते जंगल के एक बड़े पेड़ के पास पहुंच गई। पेड़ की जड़ें बाहर निकली हुई थीं और उनके नीचे एक छोटी सी गुफा थी। गुड्डी ने जल्दी से उस गुफा में छिपने का फैसला किया। शेरू ने भी देखा कि गुड्डी कहाँ गई है। वह पेड़ के पास पहुंचा और गुफा के अंदर झांकने लगा। अब तो तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकती, नन्ही बकरी, शेरू ने गुस्से में कहा। लेकिन गुड्डी ने चुप रहकर अपनी सांसें थाम ली। वह जानती थी कि अगर वह कोई आवाज करती है तो भेड़िया उसे पकड़ लेगा। शेरू ने गुफा के अंदर घुसने की कोशिश की लेकिन वह बहुत सनकरी थी। उसके बड़े शरीर के कारण वह अंदर नहीं जा सका। उसने बहुत कोशिश की लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिली। थक हार कर शेरू ने सोचा कि शायद वह बाहर आकर भाग जाएगी, इसलिए वह बाहर बैठ गया और इंतजार करने लगा। वह समय समय पर गुर्राता और धमकी देता, बकरी तुम कितनी भी छिप जाओ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। इस बीच गुड्डी ने अपनी सूझबूझ से काम लिया। उसने देखा कि गुफा के दूसरी तरफ एक छोटा सा रास्ता है जो जंगल के दूसरी तरफ निकलता है। उसने धीरे धीरे उस रास्ते से बाहर निकलने की योजना बनाई। गुड्डी धीरे धीरे और बहुत सावधानी से उस छोटे रास्ते से बाहर निकलने लगी। उसे पता था कि अगर शेरू ने उसकी आवाज सुन ली तो वह तुरंत वापस आ जाएगा। गुड्डी ने अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाए और जंगल के दूसरी ओर सुरक्षित निकल आई। उधर शेरू अभी भी गुफा के सामने बैठा इंतजार कर रहा था। उसे यकीन था कि गुड्डी वहीं अंदर है, लेकिन जब उसने काफी देर इंतजार किया और कोई हलचल नहीं हुई तो उसे शक हुआ। उसने सोचा कि शायद वह गुफा के दूसरी ओर से भाग गई है। शेरू ने जल्दी से दूसरी तरफ जाने की कोशिश की लेकिन तब तक गुड्डी बहुत दूर निकल चुकी थी। वह निराश होकर जंगल में वापस चला गया। गुड्डी ने जैसे ही खुद को सुरक्षित महसूस किया, वह तेजी से अपनी माँ के पास लौट आए। उसकी माँ बहुत परेशान थी और वह हर जगह उसे ढूंढ रही थी। जब गुड्डी वापस आए तो उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया और कहा, मेरी प्यारी गुड्डी, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितनी बार चेतावनी दी है कि जंगल में ज्यादा दूर मत जाया करो। गुड्डी ने अपनी माँ को सारी कहानी सुनाई कि कैसे उसने अपनी सूझबूझ से शेरू भेड़िए से बचकर अपनी जान बचाई। उसकी माँ ने उसकी बुद्धिमानी की तारीफ की लेकिन उसे ये भी सिखाया कि कभी भी अपनी सुरक्षा को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस घटना के बाद गुड्डी और भी सतर्क और समझदार हो गई। उसने सीखा कि हमें कभी भी अजनबियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वे कितने भी मीठे क्यों न हो। और शेरू ने भी सीखा कि चालाकी से हर बार सफलता नहीं मिलती। इस तरह मासूम बकरी, गुड्डी और बदमाश भेड़िए शेरू की कहानी जंगल के बाकी जानवरों के लिए एक सीख बन गई कि चालाकी और धूर्तता से ज्यादा जरूरी है समझदारी और सूझबूझ। बहुत समय पहले की बात है, एक घना जंगल था जो पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ था। इस जंगल में कई प्रकार के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, हिरण, बंदर और पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां यहाँ की शोभा बढ़ाती थीं। इस जंगल का सबसे चालाक और खतरनाक प्राणी था एक भेड़िया। भेड़िया न केवल अपनी ताकत के लिए जाना जाता था बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए भी। वह हमेशा अपनी भूख मिटाने के लिए कोई न कोई चाल चलता रहता था। भेड़िया का नाम था भूरा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसकी खतरनाक प्रवृत्ति को दर्शाती थी। भूरा ने जंगल के सारे जानवरों पर अपनी दहशत फैला रखी थी। छोटे जानवर तो उसे देखकर ही कांप उठते थे और बड़े जानवर भी उससे बचकर चलते थे। वह शिकार करने में माहिर था और उसकी भूख कभी शांत नहीं होती थी। एक दिन की बात है, भूरा अपनी गुफा से बाहर निकला और शिकार की तलाश में घूमने लगा। जंगल के एक छोटे से तालाब के पास उसे एक प्यारा सा मेमना दिखाई दिया। मेमना अपनी मां से बिछड़कर पानी पीने के लिए वहां आया था। भूरा ने अपनी आंखों में लालच भरी नजरों से मेमने को देखा और सोचा, आज तो मेरा अच्छा शिकार हाथ लगा है। भेड़िया ने चालाकी से कहा, अरे मेमने, तुम मेरा पानी गंदा कर रहे हो। मेमना मासूमियत से बोला, भैया, मैं तो तालाब के नीचे की ओर पानी पी रहा हूँ, आप तो ऊपर की ओर हैं। भला मैं आपका पानी कैसे गंदा कर सकता हूँ? भूरा अपनी चालाकी पर उतर आया और बोला, अगर तुम मेरा पानी नहीं गंदा कर रहे हो तो तुमने पिछले साल मेरी बुराई की थी। मेमना थोड़ा डरते हुए बोला, भैया, मैं तो अभी जन्मा हूँ, पिछले साल मैं इस दुनिया में ही नहीं था। भूरा अब तिलमिला गया था। उसने सोचा, इस छोटे से मेमने ने मेरी बातों का जवाब देने की हिम्मत कैसे की। उसने गुर्राते हुए कहा, तुम चाहे कुछ भी कहो, मुझे तुम पर भरोसा नहीं। आज तुम्हें मेरे भोजन बनना ही होगा। ये कहकर भेड़िया मेमने पर झपटा और उसे अपना शिकार बना लिया। इस प्रकार भेड़िया ने अपनी चालाकी से एक मासूम जानवर को मार डाला। मेमने के गायब होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई।
सारे जानवर डर के मारे सहमे हुए थे। हर कोई जानता था कि भूरा जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी है। कोई भी जानवर अब अकेले बाहर निकलने से डरता था। जंगल की शांति खत्म हो चुकी थी और भेड़िए का खौफ बढ़ता जा रहा था। एक दिन जंगल के सारे जानवरों ने एक सभा बुलाई। सभा में शेर, जो जंगल का राजा था, ने कहा, हमें इस भेड़िए की चालाकियों से निपटना होगा। अगर हम एकजुट होकर इसका सामना करेंगे तो ये हमारी दहशत को खत्म कर सकता है। सभी जानवरों ने शेर की बात मानी और एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे भेड़िए को उसकी ही चाल में फंसाएंगे। योजना के अनुसार एक चतुर लोमड़ी, जिसका नाम चंदा था, ने भूरा को एक झूठे खजाने की कहानी सुनाई। चंदा ने भेड़िए से कहा, भैया भूरा, मैंने सुना है कि पहाड़ी की चोटी पर एक खजाना है। अगर आप उस खजाने को पालें तो आपकी बाकी जिंदगी ऐशो आराम से गुजर जाएगी। भेड़िया, जो लालची था, उस खजाने की बात सुनकर बहुत उत्सुक हुआ। उसने सोचा, अगर मुझे वह खजाना मिल जाए तो मैं जंगल का सबसे अमीर और शक्तिशाली प्राणी बन जाऊंगा। उसने चंदा से पूछा, खजाना कहाँ है? मुझे जल्दी बताओ। चंदा ने कहा, खजाना एक गुफा में छिपा हुआ है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए आपको अकेले जाना होगा। वहां कई सारे खतरे हैं, पर आप जैसे बहादुर के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। भेड़िया ने बिना समय गंवाए पहाड़ी की ओर चल पड़ा। उसके दिमाग में केवल खजाने की लालच भरी तस्वीरें थीं। भेड़िया जैसे ही पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक गहरी खाई है। लेकिन खजाने के लालच में उसने खाई की परवाह नहीं की और आगे बढ़ता गया। तभी अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई और वह गहरी खाई में गिर पड़ा। गिरते समय भेड़िए ने महसूस किया कि वह जानवरों की चाल में फंस चुका है। खाई बहुत गहरी थी और भेड़िए के पास अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी सारी चालाकी और बहादुरी यहाँ किसी काम नहीं आई। वह चिल्लाया, मुझे बाहर निकालो। मैं वादा करता हूं कि अब मैं कभी किसी जानवर का शिकार नहीं करूंगा। नीचे गहरी खाई से उसकी आवाज गूंज रही थी, लेकिन ऊपर खड़े जानवरों के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। सभी जानवर खुश थे कि उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन से छुटकारा पा लिया था। भेड़िए के खाई में गिरने के बाद जंगल में एक बार फिर शांति लौट आए। जानवर अब बिना किसी डर के घूम सकते थे और अपने जीवन का आनंद ले सकते थे। शेर ने सबकी प्रशंसा की और कहा, हमने मिलकर जो किया वह दिखाता है कि एकता में कितनी शक्ति होती है। इस घटना के बाद जंगल में कोई भी जानवर किसी अन्य पर अत्याचार करने की हिम्मत नहीं करता था। सभी जानवर अब मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। भेड़िए की कहानी हमें ये सिखाती है कि लालच और चालाकी कभी भी अच्छे परिणाम नहीं लाते। जो दूसरों के लिए जाल बिछाता है वह खुद उसी जाल में फंस जाता है। इस कहानी से ये भी सीखने को मिलता है कि अगर हम मिलजुल कर किसी भी समस्या का सामना करें तो हम किसी भी संकट को हल कर सकते हैं। इस प्रकार भूरा भेड़िए की कहानी जंगल के हर प्राणी के लिए एक सबक बन गई कि सच्चाई, ईमानदारी और एकता से बढ़कर कुछ नहीं होता। जंगल के बीचों बीच बसा एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम था हरियालीपुर। चारों ओर से घने जंगल से घिरा ये गांव एक शांतिपूर्ण और सुंदर स्थान था। गांव के लोग अपनी खेती बाड़ी और पशुपालन के माध्यम से जीवनयापन करते थे। यहाँ के लोग प्रकृति प्रेमी थे और जंगल की हरियाली और शांति में सुखी थे। हर साल बरसात के मौसम में नदी का जलस्तर बढ़ता था, लेकिन गांव के लोग सावधानी बरतते थे और अपने घरों को सुरक्षित रखते थे। लेकिन इस बार कुछ अलग था। मानसून की शुरुआत होते ही बारिश लगातार होने लगी। पहले पहल तो गांव के लोग इसे सामान्य बारिश मानकर नजरअंदाज कर रहे थे, परंतु धीरे धीरे बारिश की तीव्रता बढ़ती गई और जंगल के पेड़ पौधे पानी से लथपथ हो गए। रात का समय था, हवा में नमी और ठंडक बढ़ चुकी थी। बारिश की बूंदें छप्पर पर गिरकर ऐसा शोर मचा रही थीं मानो कोई बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हों। अचानक गांव के बीच स्थित मंदिर के घंटों की आवाज ने सबका ध्यान खींचा। यह आवाज डर और चेतावनी का संकेत थी। गांव के बुजुर्ग रामचरण जी, जिन्हें सभी बाबा कहकर पुकारते थे, ने तुरंत सभी गांव वालों को मंदिर में इकट्ठा होने को कहा। जब लोग मंदिर के पास पहुंचे तो बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और अगर बारिश यूं ही चलती रही तो जल्द ही बाढ़ आ सकती है। हमें तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाने की तैयारी करनी होगी। गांव वालों के बीच चिंता की लहर दौड़ गई। हर किसी के चेहरे पर चिंता और भय की छाया थी। कोई नहीं जानता था कि इस बार बाढ़ का कहर कितना भयानक होगा। गांव के युवा मोहन और उसके दोस्त जल्दी से जंगल की ओर बढ़ गए ताकि वह नदी के जलस्तर का अंदाजा लगा सकें। जब मोहन और उसके दोस्त नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पानी बेहद तेजी से बढ़ रहा है और आसपास के पेड़ पानी में डूबने लगे हैं। नदी का पानी अब गांव की ओर बढ़ने लगा था।
वे तुरंत गांव लौटे और सभी को स्थिति की गंभीरता के बारे में बताया। गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग अपने घरों से जरूरी सामान लेकर सुरक्षित स्थानों की ओर बढ़ने लगे। बारिश की बौछारें और तेज हो गई थीं और हवा में एक अजीब सी घबराहट भर गई थी। कई घरों के छप्पर उड़ चुके थे और लोग अपने पशुओं को भी सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। बाढ़ का पानी तेजी से गांव में प्रवेश करने लगा। हर तरफ हाहाकार मच गया। लोग एक दूसरे की मदद करने में जुट गए, पर पानी का प्रवाह इतना तेज था कि कुछ भी समझना मुश्किल हो रहा था। बाबा ने सभी को पहाड़ी की ओर चलने का निर्देश दिया, जो गांव से थोड़ी दूरी पर थी और बाढ़ के पानी से सुरक्षित थी। वहीं दूसरी ओर गांव की औरतें और बच्चे भी पहाड़ी की ओर बढ़ने लगे। बच्चों की आंखों में डर और आश्चर्य था। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला शांता अम्मा अपने छोटे पोते को सीने से लगाए धीरे धीरे पहाड़ी की चढ़ाई कर रही थी। मोहन ने देखा कि कई लोग अपने बूढ़े माता पिता और छोटे बच्चों को सहारा देकर पहाड़ी की ओर ले जा रहे हैं। उसे समझ में आया कि यहाँ सिर्फ बाढ़ से नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद से ही बचा जा सकता है। बारिश की रात और भी भयानक होती जा रही थी। गांव के लोग पहाड़ी की ऊंचाई पर पहुंचे, जहां से पूरा गांव दिखाई दे रहा था। उन्होंने देखा कि कैसे उनका प्यारा गांव पानी में डूबता जा रहा है। उनके दिलों में दुख और निराशा का सैलाब उमड़ पड़ा, लेकिन इस समय उन्हें अपनी जान बचाना जरूरी था। कुछ लोग इस भयावह बाढ़ में अपने प्रियजनों को खो चुके थे। रोते बिलखते हुए वे ईश्वर से इस कहर से छुटकारे की प्रार्थना कर रहे थे। बाबा ने सबको शांत रहने की सलाह दी और कहा, हमने अपनी पूरी कोशिश की है। अब हमें धैर्य रखना होगा और एक दूसरे की मदद करनी होगी। अगली सुबह बारिश धीमी पड़ गई। आसमान में अब भी बादल थे, लेकिन बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम होने लगा था। गांव वालों ने हिम्मत जुटाई और पहाड़ी से नीचे उतरकर गांव की ओर बढ़े। जब वे गांव पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उनका दिल दहल गया। कई घर पानी में बह गए थे और खेतों में मिट्टी और कीचड़ भर चुका था। पशु भी इस कहर से नहीं बच पाए थे, लेकिन इस आपदा के बाद भी गांव वालों ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक दूसरे की मदद से अपने गांव को फिर से बसाने का संकल्प लिया। लोग अपने टूटे घरों की मरम्मत में जुट गए। जिनके पास खाने पीने का सामान बचा था, उन्होंने उसे मिल बांट कर खाया। गांव के युवाओं ने जंगल से लकड़ी और अन्य जरूरी सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बाबा ने गांव के लोगों को प्रेरित करते हुए कहा, इस बाढ़ ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना होगा, तभी हम ऐसी आपदाओं का सामना कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में गांव के लोग अपनी मेहनत और एकता के बल पर फिर से अपने पैरों पर खड़े होने लगे। गांव के बच्चे भी अपने माता पिता के साथ काम में हाथ बटाने लगे। लोगों ने फिर से अपने खेतों को जोतना शुरू किया और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। कुछ महीनों बाद जब नदी का पानी पूरी तरह से उतर गया और पेड़ पौधों ने फिर से अपनी हरियाली को वापस पा लिया, तो हरियालीपुर फिर से एक खूबसूरत गांव बन गया। इस बार गांव के लोग पहले से भी ज्यादा सतर्क और जागरूक हो गए थे। उन्होंने बाढ़ से बचने के लिए पुख्ता इंतजाम किए और अपने गांव को सुरक्षित रखने की हर संभव कोशिश की। इस तरह हरियालीपुर के लोगों ने एकता, साहस और धैर्य के साथ बाढ़ के कहर का सामना किया और अपने गांव को फिर से बसाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कैसी भी मुश्किल आ जाए, अगर हम एकजुट रहें और धैर्य बनाए रखें, तो किसी भी आपदा का सामना किया जा सकता है। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर और उसकी शेरनी का परिवार रहता था। वे दोनों जंगल के राजा और रानी माने जाते थे और उनके पास एक प्यारा सा शावक था, जिसे वे बहुत प्यार करते थे। शेरनी अपने शावक की सुरक्षा को लेकर हमेशा सतर्क रहती थी, क्योंकि जंगल में कई खतरनाक शिकारी और चालाक जानवर रहते थे। शेर का परिवार जंगल के बीचों बीच एक गुफा में रहता था। शेरनी अपने शावक को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती थी। जब भी शेरनी शिकार करने जाती, वो उसे शेर के साथ छोड़ जाती या फिर गुफा के भीतर सुरक्षित स्थान पर छिपा कर जाती। शेर और शेरनी दोनों ही अपने बच्चे से बहुत स्नेह रखते थे और उसे किसी भी प्रकार के खतरे से दूर रखने की कोशिश करते थे। लेकिन उस जंगल में एक चालाक और धूर्त गीदड़ भी रहता था, जिसका नाम कालू था। कालू जंगल के सबसे चालाक जानवरों में से एक था। वह हमेशा किसी न किसी धोखाधड़ी और चालबाजी में लगा रहता था। जंगल के अन्य जानवरों से डरने वाला ये गीदड़ शेर और शेरनी से बदला लेने का मौका तलाश रहा था। वह हमेशा सोचता रहता था कि कैसे वह शेर और शेरनी को चोट पहुंचा सकता है, ताकि उसे जंगल में सबसे चालाक और ताकतवर जानवर माना जाए। एक दिन की बात है, शेरनी शिकार पर गई थी और शेर भी कुछ समय के लिए गुफा से बाहर गया हुआ था। कालू ने ये सुनहरा मौका देखा और शेर के शावक को अकेला पाकर उसे उठाने की योजना बनाई।
गीदड़ जानता था कि शेर और शेरनी उससे ज्यादा ताकतवर हैं, इसलिए वह सीधे उन्हें चुनौती नहीं दे सकता था। लेकिन अगर वह उनके प्यारे बच्चे को चुरा लेता तो वह उनकी कमजोरी का फायदा उठा सकता था। कालू धीरे धीरे गुफा के पास आया और चारों ओर नजर दौड़ाए। उसने देखा कि शेर का शावक गुफा के कोने में खेल रहा है और पास में कोई नहीं है। उसका मन चालाकी से भर उठा। वह दबे पांव गुफा के अंदर घुस गया और बिना किसी आवाज किए शावक के पास पहुंचा। शावक मासूमियत से खेल रहा था और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई उसके पास आया है। गीदड़ ने मौका पाकर शावक को अपने दांतों में उठाया और तेजी से जंगल की ओर भागा। जंगल के दूसरे छोर पर एक सुनसान जगह थी जहां कालू ने शावक को छिपाने की योजना बनाई। वह सोच रहा था कि जब शेर और शेरनी को शावक की गुमशुदगी का पता चलेगा तो वे उसके पास आएंगे और वह उन्हें धमकी देगा कि यदि वे उसकी बात नहीं मानेंगे तो वह शावक को नुकसान पहुंचा देगा। कालू अपनी योजना को सफल होता देख खुश था। उसने शावक को एक घने पेड़ के नीचे रख दिया और खुद कुछ दूर जाकर छिप गया। अब वह देखना चाहता था कि शेर और शेरनी क्या करते हैं। इधर जब शेर और शेरनी वापस गुफा में लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका शावक वहां नहीं है। शेरनी ने जोर जोर से शावक को पुकारा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। शेर भी इधर उधर देखने लगा लेकिन शावक कहीं नहीं मिला। शेरनी का दिल घबरा उठा। वह जोर जोर से दहाड़ने लगी और जंगल को अपनी गर्जना से गूंजा दिया। शेर का चेहरा गुस्से और चिंता से भर गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसका बच्चा कहाँ चला गया। शेर और शेरनी ने तुरंत पूरे जंगल में शावक की खोज शुरू कर दी। उन्होंने सभी जानवरों से पूछताछ की लेकिन कोई भी कुछ नहीं बता पाया। शेर की दहाड़ से पूरा जंगल कांपने लगा था और सभी जानवर डर से छिपने लगे। शेरनी की आंखों में आंसू थे लेकिन वह अपने शावक को ढूंढने के लिए जी जान से कोशिश कर रही थी। कुछ ही समय बाद जंगल के सबसे बुद्धिमान और बूढ़े उल्लू ने शेर और शेरनी से कहा, मुझे शक है कि यह गीदड़ कालू का काम हो सकता है। मैंने उसे आज सुबह गुफा के पास देखा था। वह हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ करने की फिराक में रहता है। ये सुनकर शेर और शेरनी को गुस्सा आ गया और उन्होंने तुरंत कालू को ढूंढने का निश्चय किया। शेर और शेरनी तेजी से गीदड़ की मांद की ओर बढ़े। जब कालू ने शेर और शेरनी को अपनी ओर आते देखा तो उसका दिल डर से कांप उठा। उसे समझ में आ गया कि अब उसकी चालाकी पकड़ में आ गई है। शेर ने गरजते हुए कहा, गीदड़, अगर तुमने मेरे बच्चे को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कालू डर के मारे कांपने लगा। उसने झट से शेर के शावक को पास के पेड़ के नीचे से उठाकर शेरनी के सामने रख दिया और माफी मांगने लगा। वह रोने गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो जंगल के राजा, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे दंड मत दो। शेरनी ने अपने शावक को तुरंत अपनी गोद में उठा लिया और उसे सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में खुशी और राहत के आंसू थे। शेर ने गुस्से में कालू की ओर देखा और कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है कालू। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ता। अब तुम ये याद रखना कि अगर तुमने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। कालू ने सिर झुकाकर शेर से माफी मांगी और वहां से भाग गया। उसने शेर और शेरनी से कभी दुश्मनी न करने की कसम खाए और तय किया कि अब वह जंगल में ईमानदारी से रहेगा। शेर, शेरनी और उनका शावक एक बार फिर खुशहाल जीवन जीने लगे। शेरनी अब और भी ज्यादा सतर्क रहने लगी और शावक की सुरक्षा को पहले से भी अधिक महत्व देने लगी। शेर ने भी अपने परिवार की सुरक्षा का वादा किया और वह अपने बच्चे को किसी भी खतरे से बचाने के लिए हर समय तैयार रहता था। इस घटना के बाद पूरे जंगल में शेर के साहस और उसके परिवार के प्रति प्रेम की चर्चा होने लगी। सभी जानवरों ने ये सीखा कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है और जो दूसरों को दुखी करने की कोशिश करता है उसे खुद ही उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। तारांकन कहानी से शिक्षा। तारांकन 1. बुराई का परिणाम हमेशा बुरा होता है। 2. चालाकी और धोखाधड़ी से कभी जीत नहीं मिलती। 3. परिवार की सुरक्षा और उनका ख्याल रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। 4. अच्छाई और ईमानदारी से ही सच्ची सफलता प्राप्त होती है। इस प्रकार शेर, शेरनी और उनका शावक हमेशा के लिए एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल में 4 मित्र रहते थे। ये चारों अलग अलग प्रजातियों के जानवर थे लेकिन उनके बीच गहरा स्नेह और मित्रता थी। उनमें से एक हिरण, एक कछुआ, एक कौवा और एक चूहा था। वे सभी जंगल में मिलकर रहते और एक दूसरे की मदद करते थे। उनके पास अपना अलग अलग हुनर था और वे अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जीवन जीते थे। चारों मित्र प्रतिदिन मिलते और जंगल में घूमते थे। उनकी दोस्ती इतनी मजबूत थी कि कोई भी संकट आए वे एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते थे।
लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाए, क्योंकि एक चालाक सियार उनकी मित्रता और एकता को तोड़ने की योजना बनाने लगा। इस जंगल में एक भूखा सियार भी रहता था, जिसका नाम कालिया था। कालिया बहुत ही चालाक और धूर्त था। उसने देखा कि ये चारों मित्र साथ रहते हैं और बहुत ही शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। उसे इस बात से ईर्ष्या होने लगी। वह हमेशा ये सोचता कि कैसे वह इन चारों को अलग कर सके और उनका शिकार कर सके। एक दिन कालिया ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि सबसे पहले उसे हिरण को फंसाना चाहिए, क्योंकि वह तेज दौड़ता है और उसे पकड़ना आसान नहीं होगा। कालिया ने सोचा कि अगर वह किसी चाल से हिरण को धोखा दे सके तो वह आसानी से उसका शिकार कर सकता है। अपनी योजना को अमल में लाने के लिए कालिया ने एक दिन जंगल के पास ही हिरण से मुलाकात की। कालिया ने मीठी बातें करना शुरू कर दी और धीरे धीरे हिरण से मित्रता करने की कोशिश करने लगा। उसने कहा, अरे मित्र, तुम कितने सुंदर हो और कितनी तेज दौड़ते हो। मैं तो तुम्हारी गति देखकर दंग रह गया हूँ। क्या तुम मेरे साथ मित्रता करोगे? हिरण ने सियार की मीठी बातों में आकर उसकी मित्रता स्वीकार कर ली। वह बिना सोचे समझे सियार के जाल में फंस गया और धीरे धीरे कालिया के साथ समय बिताने लगा। लेकिन हिरण को यह पता नहीं था कि कालिया का इरादा कुछ और ही है। कालिया ने एक दिन हिरण से कहा, तुम रोज जंगल में घास खाने जाते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी जगह बताऊंगा जहां बहुत ही स्वादिष्ट घास होती है। वहां तुम्हें कभी भी खाने की कमी नहीं होगी। चलो, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। हिरण कालिया की बातों में आ गया और उसके साथ चल पड़ा। कालिया उसे एक ऐसी जगह लेकर गया जहां एक शिकारी ने जाल बिछा रखा था। जैसे ही हिरण ने उस घास को खाने की कोशिश की, वह शिकारी के जाल में फंस गया। हिरण ने जितनी कोशिश की उतना ही वह जाल में उलझता गया। उसे समझ में आ गया कि वह फंस चुका है और अब उसका बचना मुश्किल है। उसने सोचा कि सियार ने उसे धोखा दिया है। हिरण ने मदद के लिए जोर जोर से आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनकर उसके तीनों मित्र कौवा, कछुआ और चूहा तुरंत उसकी मदद के लिए आ गए। उन्होंने देखा कि उनका मित्र शिकारी के जाल में फंसा हुआ है। हिरण की हालत देखकर तीनों को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे जान गए थे कि मिलजुल कर ही वे अपने मित्र को इस मुसीबत से बचा सकते हैं। सबसे पहले चूहे ने कहा, मैं इस जाल को काट सकता हूं। मेरी तेज दांतों से मैं इसे काट दूंगा और हिरण को आजाद कर दूंगा। चूहा तुरंत जाल काटने में लग गया। कौवा ने अपने पंखों से उसे हवा दी ताकि वह जल्दी काम कर सके। कछुआ ने भी अपनी तरफ से सहायता दी। चूहा तेजी से जाल को कुतरने लगा और थोड़ी ही देर में जाल टूट गया। हिरण आजाद हो गया। वह अपने मित्रों का धन्यवाद करने लगा। उसकी जान बच गई थी और अब वह समझ चुका था कि सियार ने उसे धोखा दिया था। लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। तभी शिकारी आ पहुंचा। उसने देखा कि उसका जाल टूटा हुआ है और हिरण आजाद हो गया है। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने देखा कि कछुआ पास में ही बैठा है। शिकारी ने तुरंत कछुए को पकड़ लिया, क्योंकि कछुआ धीमा होता है और भाग नहीं सकता था। अब कछुआ शिकारी के जाल में था। हिरण, कौवा और चूहा अपने मित्र को बचाने के लिए चिंतित हो गए। वे जानते थे कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो उनका मित्र कछुआ मारा जाएगा। उन्होंने एक और योजना बनाई। कौवा ने कहा, हिरण, तुम तेज दौड़ सकते हो। तुम शिकारी का ध्यान भटकाओ और मैं देखता हूं कि कछुए को कैसे बचाया जा सकता है। हिरण ने योजना के अनुसार काम किया। वह शिकारी के सामने आकर तेजी से दौड़ने लगा। शिकारी ने जैसे ही हिरण को देखा, वह अपने जाल और कछुए को छोड़कर हिरण के पीछे भागा। शिकारी को लगा कि अगर वह हिरण को पकड़ लेगा तो उसकी मेहनत सफल हो जाएगी। इधर शिकारी के पीछे भागते ही कौवा और चूहा तेजी से कछुए के पास पहुंचे। चूहे ने तुरंत कछुए को बंधनों से मुक्त कर दिया। कछुआ आजाद हो गया। अब चारों मित्र फिर से एक साथ थे। उधर शिकारी हिरण के पीछे दौड़ता रहा, लेकिन हिरण इतना तेज था कि शिकारी उसे पकड़ नहीं पाया। काफी देर बाद जब शिकारी थककर चूर हो गया, तब वह वापस अपनी जगह लौटा। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसका जाल और कछुआ दोनों गायब हैं। शिकारी हताश हो गया और खाली हाथ जंगल से चला गया। चारों मित्र एक बार फिर से खुशी खुशी एक साथ हो गए। उन्होंने समझ लिया कि एकता में ही शक्ति है और सच्चे मित्र वही होते हैं जो संकट में एक दूसरे का साथ दें। उन्होंने तय किया कि अब वे कभी भी किसी चालाक जानवर के बहकावे में नहीं आएंगे और हमेशा मिलजुल कर रहेंगे। इस प्रकार चतुराई और मित्रता की यह कहानी पंचतंत्र की शिक्षाओं का एक अद्भुत उदाहरण है, जो हमें सिखाती है कि संकट के समय एकजुटता और समझदारी से काम लेना चाहिए। तारांकन कहानी से शिक्षा। तारांकन। 1। सच्चे मित्र वही होते हैं जो मुसीबत में साथ देते हैं।
2. चालाकी और धोखेबाजी का अंत बुरा ही होता है। 3. एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। 4. संकट के समय समझदारी और धैर्य से काम लेना चाहिए। इस प्रकार चतुर सियार की चालाकी नाकाम हो गई और चारों मित्र अपनी एकता और चतुराई से हर समस्या का सामना करते हुए सुखी जीवन जीने लगे। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था जिसका नाम भीम था। शेर भीम अपने बल, बुद्धि और दहाड़ से पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। वह जंगल का सबसे ताकतवर शिकारी था और सभी जानवर उससे डरते थे। उसकी दहाड़ से जंगल का कोना कोना कांप उठता था। हर जानवर जानता था कि शेर की भूख जब जागती है तो किसी का बच पाना नामुमकिन है। शेर भीम का एक नियम था कि वह हर दिन एक बड़ा शिकार करेगा और उस शिकार से वह अपना पेट भरेगा। जब वह शिकार पर निकलता था तो जंगल के सभी जानवर सावधान हो जाते थे। हिरण, ज़ेब्रा और जंगली सुअर तक शेर से छिपने के लिए तेज दौड़ने लगते थे, लेकिन शेर अपनी ताकत और चालाकी से हमेशा उन्हें पकड़ ही लेता था। एक दिन शेर भीम कई दिनों से बिना शिकार के भूखा था। मौसम बहुत खराब हो गया था, जिससे शेर को शिकार मिलना मुश्किल हो गया था। आसपास के सभी जानवर कहीं छिप गए थे या किसी और जगह चले गए थे। शेर ने जंगल में कई जगह शिकार की तलाश की, लेकिन कोई भी जानवर उसे नजर नहीं आया। शेर भूख से तड़प रहा था। उसका पेट अंदर से जैसे जल रहा था और उसकी ताकत धीरे धीरे कम होती जा रही थी। शेर सोचने लगा, अगर मुझे जल्द ही कोई शिकार नहीं मिला तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। मुझे कुछ करना होगा। उसने पूरे जंगल में घूमकर कई जानवरों को खोजने की कोशिश की, लेकिन किसी जानवर की आहट तक उसे सुनाई नहीं दी। भूख की वजह से शेर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस मुश्किल समय में वह कैसे अपना पेट भरेगा। तीसरे दिन की सुबह जब शेर बहुत थक चुका था और भूख के कारण उसकी हालत बिगड़ने लगी थी, तभी उसे एक छोटे खरगोश चीकू की आवाज सुनाई दी। शेर ने झाड़ियों के बीच से झांक कर देखा, चीकू बड़े आराम से घास पर बैठा कुछ खा रहा था। शेर ने सोचा, ये तो बहुत छोटा शिकार है, लेकिन अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है। इससे मेरा पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन फिलहाल थोड़ी भूख मिट जाएगी। शेर धीरे धीरे खरगोश की ओर बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही वह छलांग मारने वाला था, चीकू ने उसे देख लिया और तुरंत ही दौड़ने लगा। शेर ने उसका पीछा किया, लेकिन भूख और कमजोरी के कारण वह तेजी से दौड़ नहीं पा रहा था। कुछ ही देर में चीकू अपने बिल में जाकर छिप गया। शेर वहां जाकर खड़ा हो गया और जोर से दहाड़ते हुए कहा, खरगोश बाहर निकलो, आज तुम मेरे भोजन बनोगे। चीकू ने अंदर से कहा, महाराज आप मुझ जैसे छोटे जानवर को खाकर क्या करेंगे? मैं तो बहुत छोटा हूँ, मुझसे आपकी भूख नहीं मिटेगी। अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं आपको एक बड़ा शिकार दिला सकता हूँ। शेर ने सोचा कि खरगोश की बात में कुछ तो सच्चाई है। वह इतना छोटा है कि उसे खाने से मेरी भूख पूरी तरह शांत नहीं होगी। शेर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें बिना कोई मौका दिए खा जाऊंगा। चीकू ने शेर को वचन दिया और कहा, महाराज मैं आपको एक बहुत बड़ा शिकार दिलाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ थोड़ा इंतजार करना होगा। शेर ने हाँ कर दी। वह अब पूरी तरह चीकू पर निर्भर था, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। चीकू ने शेर को एक रास्ते पर चलने के लिए कहा और उसे जंगल के एक ऐसे हिस्से में ले गया जहां एक पुराना कुआं था। कुएं के पास पहुंचते ही चीकू ने शेर से कहा, महाराज ये जो कुआं है इसमें एक और शेर रहता है। वह बहुत ही बड़ा और ताकतवर है, लेकिन अगर आप उसे हरा दें तो आपका पेट भर सकता है। शेर हैरान हुआ और बोला, कैसे हो सकता है कि इस जंगल में मुझसे बड़ा और ताकतवर कोई और शेर हो? मैं ही इस जंगल का राजा हूँ। चीकू ने कहा, महाराज मैं सच कह रहा हूँ, उस शेर को मैंने कई बार देखा है। वह इसी कुएं के अंदर रहता है। अगर आप नीचे झांक कर देखें तो आपको वह दिखेगा। शेर को चीकू की बात पर पूरा विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह जानता था कि चीकू उसे धोखा नहीं देगा, क्योंकि उसकी जान दांव पर थी। शेर कुएं के पास गया और नीचे झांक कर देखा। जैसे ही उसने पानी में देखा, उसे अपनी ही परछाई दिखी। शेर को लगा कि यह वही दूसरा शेर है जिसके बारे में चीकू ने बताया था। शेर ने जोर से दहाड़ लगाई और पानी में उसकी दहाड़ की गूंज वापस आए। शेर को यह महसूस हुआ कि कुएं में जो शेर है वह भी उसे चुनौती दे रहा है। उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने सोचा, ये शेर मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता, मैं इसे मारकर ही दम लूंगा। गुस्से में आकर शेर ने जोर से छलांग लगाई और कुएं के अंदर कूद पड़ा। जैसे ही वह कूदा, उसे कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला और वह सीधे पानी में जा गिरा। शेर को तैरना नहीं आता था और कुएं के गहरे पानी में वह फंस गया।
कुछ ही देर में शेर ने अपनी आखिरी सांस ली और वहीं डूबकर मर गया। चीकू, जो दूर से ये सब देख रहा था, बहुत खुश हुआ। उसने शेर से अपनी जान बचा ली थी और उसे धोखा देकर कुएं में गिरा दिया था। वह खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट गया। जंगल में हर जगह इस बात की चर्चा होने लगी कि कैसे एक छोटे से खरगोश ने अपनी चतुराई से जंगल के सबसे ताकतवर शेर को हरा दिया। सभी जानवर चीकू की बहादुरी और चतुराई की तारीफ करने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि केवल ताकतवर होना ही काफी नहीं होता, बल्कि समय आने पर चतुराई और धैर्य से काम लेना भी जरूरी होता है। शेर भीम अपनी भूख और गुस्से में इतना अंधा हो गया था कि उसने बिना सोचे समझे कार्रवाई कर दी, और इसका परिणाम ये हुआ कि वह अपनी जान से हाथ धो बैठा। वहीं चीकू ने अपनी सूझबूझ से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि जंगल के बाकी जानवरों को भी एक बड़े खतरे से छुटकारा दिलाया। शक्ति और बल से ज्यादा बुद्धि का महत्व होता है, और यह कहानी इसी सत्य को दर्शाती है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव के पास एक बड़ा और घना जंगल था। उस गांव में एक चतुर चोर रहता था जिसका नाम था मंगू। मंगू अपनी चतुराई और चालाकी के कारण पूरे गांव में मशहूर था। वह इतना चालाक था कि उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन था। उसकी चोरियां गांव के लोगों के लिए सिरदर्द बन गई थीं। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करके रखते थे, लेकिन मंगू अपनी चालाकी से किसी न किसी तरह उनके घरों में घुसकर चोरी कर ही लेता था। एक दिन मंगू ने सोचा कि गांव में चोरी करके अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लोग सतर्क हो गए हैं और गांव में चोरी करने से पकड़े जाने का खतरा भी बढ़ गया है। उसने सोचा कि क्यों न जंगल की ओर रुख किया जाए, जहां बहुत से जानवर रहते हैं और शायद उनके पास से कुछ कीमती सामान मिल जाए। उसने अपने मन में एक योजना बनाई और अगली सुबह जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में घुसते ही मंगू को तरह तरह के पेड़ पौधे और जानवर दिखने लगे। वो बहुत ही चौकन्ना होकर चल रहा था ताकि किसी जानवर से सामना न हो जाए। चलते चलते उसकी नज़र एक खरगोश पर पड़ी, जो अपनी मान से बाहर निकल रहा था। मंगू ने सोचा, ये तो आसान शिकार हो सकता है। अगर मैं इस खरगोश को पकड़ लूं, तो इसके पास से कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। मंगू ने खरगोश के पास जाकर धीरे से कहा, अरे प्यारे खरगोश, तुम कितने सुंदर और छोटे हो। तुम्हारी आंखें तो मोती जैसी चमक रही हैं। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? खरगोश ने आश्चर्य से मंगू को देखा और पूछा, कौन हो तुम और जंगल में क्या कर रहे हो? मंगू ने मुस्कराते हुए कहा, मैं एक यात्री हूँ और यहाँ खो गया हूँ। मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। खरगोश को मंगू की बातों पर थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन उसकी मीठी बातों में फंस गया और उसने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। वहाँ तुम्हें कुछ खाने को मिल जाएगा। मंगू को अपने जाल में एक और शिकार फंसता दिखा। वो खुशी खुशी खरगोश के साथ चल पड़ा। खरगोश ने मंगू को अपने बिल में बुलाया और कहा, यहाँ आराम से बैठो, मैं अभी खाने के लिए कुछ लाता हूँ। मंगू ने सिर हिलाया और मन ही मन सोचा कि अब खरगोश के घर की तलाशी लेने का समय आ गया है। जैसे ही खरगोश बाहर गया, मंगू ने उसके बिल के चारों ओर छानबीन शुरू कर दी। उसने देखा कि खरगोश के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसे एक छोटी सी पोटली मिली जिसमें कुछ गाजर और मूली थीं। उसने पोटली उठाई और वहां से भाग निकला। खरगोश जब वापस आया तो उसने देखा कि मंगू गायब है और उसकी पोटली भी नहीं है। उसने समझ लिया कि मंगू एक चोर था। उसने यह बात जंगल के अन्य जानवरों को बताई और सभी ने मंगू को सबक सिखाने का फैसला किया। इसी बीच मंगू अपनी अगली चोरी की योजना बनाने में जुट गया था। उसे पता चला कि जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ है, जिसके नीचे शेर का दरबार लगता है। वहां जंगल के सभी जानवर अपने अपने मामलों को लेकर जाते हैं और शेर न्याय करता है। मंगू ने सोचा, अगर मैं शेर के दरबार में जाऊं और वहां के किसी जानवर को बेवकूफ बनाकर उसका कीमती सामान चुरा लूं, तो क्या मजा आएगा। अगले दिन मंगू शेर के दरबार की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह दरबार पहुंचा, उसने देखा कि वहां बहुत सारे जानवर एकत्रित थे। हाथी, हिरण, बंदर, लोमड़ी, भालू और भी कई। मंगू को देखकर शेर ने गरजते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मंगू ने बड़ी चालाकी से जवाब दिया, महाराज, मैं एक यात्री हूँ और यहाँ आपके न्याय के चर्चे सुनकर आया हूँ।
मैंने सुना है कि आप बहुत ही न्यायप्रिय हैं और मैं आपके दर्शन करना चाहता था। शेर ने मंगू की बात सुनी और उसे दरबार में रहने की अनुमति दे दी। मंगू ने देखा कि वहां सभी जानवर बहुत ही अनुशासन में बैठे थे और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। वह धीरे धीरे जानवरों के बीच घूमने लगा और उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगा। इसी बीच उसकी नज़र एक हिरण पर पड़ी, जिसके गले में एक बहुत ही सुंदर मोतियों की माला थी। मंगू ने सोचा, अगर मैं इस माला को चुरा लूं तो बहुत अच्छा होगा। मंगू ने अपनी चालाकी से एक योजना बनाई। उसने पास बैठे बंदर से दोस्ती की और कहा, अरे बंदर भाई, क्या तुम उस हिरण से मेरी मुलाकात करवा सकते हो? मैंने सुना है कि वो बहुत ही ज्ञानी है। बंदर को कोई संदेह नहीं हुआ और वो मंगू को हिरण के पास ले गया। मंगू ने हिरण की बहुत तारीफ की और कहा, तुम्हारी माला बहुत ही सुंदर है। क्या तुम मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हो? हिरण ने गर्व से कहा, यह माला मुझे शेर महाराज ने अपने न्याय के प्रतीक के रूप में दी है। यह माला बहुत ही कीमती और अनमोल है। मंगू ने सोचा कि यह माला वाकई बहुत कीमती है और इसे पाने के लिए उसे अपनी चालाकी का प्रदर्शन करना होगा। उसने कहा, वाह, ये तो वाकई अद्भुत है, लेकिन क्या मैं इसे करीब से देख सकता हूँ? हिरण को मंगू की बातों में कोई बुराई नहीं लगी और उसने माला मंगू को दिखाने के लिए दी। जैसे ही मंगू ने माला पकड़ी, उसने कहा, धन्यवाद, ये तो वाकई बहुत सुंदर है। और अचानक से वह माला लेकर भागने लगा। हिरण और बाकी जानवर समझ नहीं पाए कि यह क्या हुआ। वे सब चौंक गए और मंगू के पीछे दौड़ने लगे। लेकिन मंगू तो बहुत तेज था। वह जंगल के घने पेड़ों के बीच से होकर भाग रहा था। सभी जानवर उसके पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन कोई भी उसे पकड़ नहीं पा रहा था। मंगू ने सोचा कि उसने एक बार फिर से अपनी चालाकी से सबको मात दे दी। लेकिन इसी बीच एक चालाक लोमड़ी ने मंगू की हरकतों को देख लिया था। उसने पहले ही शेर को इस बारे में बताया और शेर ने अपने सबसे तेज दौड़ने वाले चीते को मंगू के पीछे भेज दिया। चीतों ने मंगू का पीछा करना शुरू कर दिया। मंगू अब घबरा गया था। उसने सोचा कि वह तो अपनी चालाकी में ही पकड़ा जाएगा। उसने जंगल के गहरे हिस्से में छुपने की कोशिश की, लेकिन चीतों ने उसे जल्द ही पकड़ लिया। मंगू को शेर के दरबार में वापस लाया गया। शेर ने गरजते हुए कहा, तुमने हमारे जंगल में आकर चोरी की है और हमारे जानवरों को धोखा दिया है। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मंगू ने घबराकर कहा, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं सिर्फ अपनी चतुराई दिखाना चाहता था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि यह गलत था। शेर ने मंगू की बात सुनी और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम वादा करो कि अब कभी चोरी नहीं करोगे और अपनी चालाकी का उपयोग अच्छे कामों में करोगे, तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। मंगू ने तुरंत वादा किया कि वह अब से एक ईमानदार जीवन जिएगा और अपनी चतुराई से जंगल और गांव के लोगों की मदद करेगा। उस दिन के बाद से मंगू ने सच में अपनी आदतें बदल दी। वह जंगल के जानवरों के साथ मिलकर रहने लगा और अपनी चतुराई से उनकी मदद करने लगा। उसने जंगल में एक सुरक्षा गश्ती दल भी बनाया ताकि कोई और चोर जंगल में न आ सके। जंगल के सभी जानवर मंगू की इस बदलाव की सराहना करने लगे और उसे अपना दोस्त मान लिया। तारांकन सीख। तारांकन इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चतुराई का उपयोग गलत कामों के बजाय अच्छे कार्यों के लिए किया जाना चाहिए। यदि हम अपनी चालाकी और बुद्धिमानी का सही उपयोग करें, तो हम न केवल खुद का बल्कि दूसरों का भी भला कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब बैलगाड़ी वाला रहता था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल बहुत ही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। उसके पास केवल एक बैलगाड़ी और 2 बूढ़े बैल थे, जिनके सहारे वह अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी बैलगाड़ी गांव के लोगों के लिए सामान लाने और ले जाने का काम करती थी। गोपाल का परिवार बहुत गरीब था, लेकिन वे लोग अपनी छोटी छोटी खुशियों में संतुष्ट रहते थे। गांव के लोग गोपाल को बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो हमेशा सभी की मदद करने के लिए तैयार रहता था। चाहे किसी को अनाज की बोरी खेत से घर ले जानी हो या किसी को हाट बाजार से सामान लाना हो, गोपाल कभी भी किसी का काम करने से मना नहीं करता था।
लेकिन गोपाल की बैलगाड़ी पुरानी हो गई थी और उसके बैल भी कमजोर हो गए थे। गोपाल जानता था कि अगर वह नई बैलगाड़ी नहीं खरीदेगा या अपने बैलों को आराम नहीं देगा, तो उसका काम मुश्किल में पड़ सकता है। लेकिन गोपाल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो नई बैलगाड़ी खरीद सके या अपने बैलों के लिए अच्छा चारा जुटा सके। वह अपनी गरीबी और मजबूरी से परेशान था, लेकिन उसने कभी भी अपने काम में लापरवाही नहीं की। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला था। मेले में गांव के लोग बहुत सारी चीजें बेचने और खरीदने के लिए जाते थे। इस मेले में गांव के सरपंच ने बैलगाड़ी दौड़ का आयोजन किया था, जिसमें सबसे तेज दौड़ने वाली बैलगाड़ी को इनाम दिया जाना था। इनाम में एक नई बैलगाड़ी और मजबूत बैल मिलने वाले थे। गोपाल ने सोचा कि अगर वह इस दौड़ में हिस्सा लेगा और जीत गया, तो उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन उसके बैल बहुत बूढ़े और कमजोर थे, जो तेज नहीं दौड़ सकते थे। फिर भी गोपाल ने हार नहीं मानी और उसने अपने बैलों से कहा, हमारे पास बहुत कम समय है, लेकिन हमें अपनी पूरी ताकत से इस दौड़ में भाग लेना होगा। अगर हम जीत गए, तो तुम्हें भी आराम मिलेगा और हमारे जीवन में सुधार आएगा। मेले का दिन आ गया। गांव के सभी लोग बैलगाड़ी दौड़ देखने के लिए उत्सुक थे। गोपाल ने अपने बैलों को प्यार से सहलाया और उन्हें हिम्मत दी। दौड़ शुरू हुई और सभी बैलगाड़ियां तेजी से दौड़ने लगीं। गोपाल के बैल धीरे धीरे दौड़ रहे थे, लेकिन गोपाल ने उन्हें उत्साहित किया और कहा, थोड़ी और हिम्मत करो, हम जीत सकते हैं। गोपाल के बैलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और आखिरकार गोपाल की बैलगाड़ी ने पहले स्थान पर दौड़ पूरी की। सभी गांव वाले चकित रह गए और गोपाल की मेहनत की सराहना करने लगे। सरपंच ने गोपाल को नई बैलगाड़ी और मजबूत बैल दिए और कहा, तुम्हारी मेहनत और विश्वास ने तुम्हें ये जीत दिलाई है। गोपाल बहुत खुश था। उसने अपने पुराने बैलों को आराम दिया और उन्हें अच्छे से खिलाया पिलाया। नई बैलगाड़ी और बैलों के साथ गोपाल का काम पहले से भी ज्यादा अच्छा चलने लगा। उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई और अब उसका परिवार भी सुखी हो गया। इस तरह गोपाल की ईमानदारी, मेहनत और विश्वास ने उसे एक नई जिंदगी दी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत, ईमानदारी और विश्वास से हम अपनी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान जिसका नाम गोपाल था, अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। गोपाल बहुत ही मेहनती था, लेकिन किस्मत हमेशा उसके साथ नहीं देती थी। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह दिन रात मेहनत करता, परंतु फिर भी उसे अच्छी फसल नहीं मिलती थी। वह कई बार सोचता कि कैसे अपनी गरीबी को दूर कर सके, परंतु उसे कोई उपाय नहीं सूझता था। एक दिन गोपाल अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसे खेत के कोने में एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। गोपाल उत्सुकता से उस ओर बढ़ा और जब उसने पास जाकर देखा, तो वह एक पुरानी और सुंदर मिट्टी का बर्तन थी। मटके पर कुछ अजीब सी नक्काशी थी, जो सामान्य नहीं लग रही थी। गोपाल ने सोचा कि यह कोई साधारण मटका नहीं हो सकता, इसलिए उसने उसे घर ले जाने का फैसला किया। जब वह मटके को घर लाया, तो उसकी पत्नी ने भी उसे देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने मटके को अच्छे से साफ किया और उसे घर के एक कोने में रख दिया। रात को जब सब सो रहे थे, तो गोपाल के सपने में एक देवता आए और बोले, यह मटका साधारण नहीं है, यह एक जादुई मटका है। इसमें तुम जो भी डालोगे, वह सोने में बदल जाएगा। पर याद रखना, इस मटके का इस्तेमाल केवल जरूरत के समय ही करना। लालच में आकर इसका दुरुपयोग मत करना। सुबह जब गोपाल जागा, तो उसने सोचा कि यह सिर्फ एक सपना था। लेकिन फिर उसने मटके की ओर देखा और उसे याद आया कि देवता ने क्या कहा था। उसने सोचा कि क्यों न इसे आजमा कर देखा जाए। उसने मटके में कुछ पुराने सिक्के डाले और चमत्कारिक रूप से वे सोने के सिक्कों में बदल गए। गोपाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब गोपाल और उसका परिवार धीरे धीरे अपनी गरीबी से बाहर आने लगे। वे मटके का उपयोग केवल जरूरत के समय करते थे, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई के लिए, खेती के लिए अच्छे बीज खरीदने के लिए और गांव के लोगों की मदद करने के लिए। गोपाल ने कभी भी इस मटके का दुरुपयोग नहीं किया और उसकी इस ईमानदारी ने उसे और भी सफल बनाया। गांव के लोग गोपाल की नई समृद्धि को देखकर चकित थे, लेकिन गोपाल ने कभी किसी को इस जादुई मटके के बारे में नहीं बताया। वह जानता था कि अगर इस मटके का रहस्य खुल गया, तो लोग लालच में आकर एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
समय बीतता गया और गोपाल का परिवार सुखी और संपन्न हो गया। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गांव के विकास के लिए भी खर्च किया। गांव में स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनवाईं, जिससे सभी ग्रामीणों का जीवन भी बेहतर हो गया। इस तरह गोपाल और उसका परिवार अपनी ईमानदारी और समझदारी के कारण एक सुखी जीवन जीने लगे। जादुई मटका उनके लिए सिर्फ एक साधन था, असली ताकत तो उनके अंदर की अच्छाई और समझदारी में थी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि शक्ति और संपत्ति का सही उपयोग ही हमें सच्ची खुशी और संतोष दे सकता है। साथ ही ईमानदारी और दूसरों की भलाई के लिए काम करना ही जीवन का असली उद्देश्य होना चाहिए। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन एक बहुत ही जिज्ञासु और साहसी लड़का था, जिसे नई जगहों की खोज करने और नई चीजें सीखने का बहुत शौक था। वह अक्सर अपने गांव के पास के जंगलों में घूमता रहता था, जहां वह अद्भुत पेड़ों, नदियों और जानवरों के साथ खेलता था। लेकिन उसकी असली ख्वाहिश थी कि वह एक दिन कुछ ऐसा खोजे जो दुनिया में सबसे अनोखा हो। एक दिन रोहन को अपने दादाजी की पुरानी अलमारी से एक पुरानी, धूल से भरी हुई किताब मिली। उस किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उसके अंदर अद्भुत चित्र और रहस्यमय शब्द लिखे थे। जब रोहन ने ध्यान से उन पन्नों को देखा तो उसे एक नक्शा मिला। यह नक्शा एक अनजान स्थान की ओर इशारा कर रहा था। उस नक्शे के ऊपर लिखा था, तारांकन तारांकन, जादुई गांव की ओर जाने का रास्ता। तारांकन तारांकन। रोहन की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत सोचा, ये जादुई गांव कहाँ हो सकता है, मुझे इसे ढूंढना चाहिए। उसने नक्शे को ध्यान से देखा और अगले ही दिन अपने सफर की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपना बैग तैयार किया, जिसमें उसने कुछ खाने पीने का सामान, एक पानी की बोतल और नक्शा रखा। रोहन ने अपनी माँ से कहा कि वह जंगल में घूमने जा रहा है और शाम तक लौट आएगा। रोहन ने अपनी यात्रा शुरू की और नक्शे के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जंगल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह गहरे और घने जंगल में पहुंच गया। जंगल के अंदर उसे एक अजीब सी शांति और सन्नाटा महसूस हुआ। हर तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और झाड़ियों का जाल था, लेकिन रोहन डरने के बजाय और उत्साहित हो गया, क्योंकि उसे पता था कि वह कुछ खास खोजने के बहुत करीब है। कुछ दूर चलने के बाद रोहन को एक बूढ़े व्यक्ति मिला जो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी और उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी। बूढ़े ने रोहन से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो, बच्चे? रोहन ने उत्साह से जवाब दिया, मैं जादुई गांव ढूंढने जा रहा हूँ। बूढ़े व्यक्ति ने गहरी आवाज में हंसते हुए कहा, अगर तुम जादुई गांव जाना चाहते हो तो याद रखना, वह गांव केवल उन्हीं को दिखता है जिनके दिल में सच्चाई और दयालुता होती है। ये कहते हुए बूढ़ा व्यक्ति गायब हो गया, मानो वह कोई जादुई प्राणी हो। रोहन ने सिर हिलाया और यात्रा जारी रखी। वह चलते चलते और भी गहरे जंगल में घुस गया। अचानक उसने सुना कि कोई मदद के लिए पुकार रहा है। उसने देखा कि एक हिरन एक कांटेदार झाड़ी में फंसा हुआ है। वह बेबस होकर कोशिश कर रहा था, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा था। रोहन ने बिना सोचे समझे उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने अपनी पूरी ताकत से झाड़ियों को हटाया और हिरन को बाहर निकाल दिया। हिरन ने राहत की सांस ली और आभार व्यक्त करते हुए कहा, तुम बहुत दयालु हो, मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं भूलूंगा। रोहन ने हिरन को मुस्कुराते हुए अलविदा कहा और अपनी यात्रा जारी रखी। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंचा। नदी बहुत ही साफ और शांत थी और उसके पानी में सूरज की किरणें पड़कर चमक रही थी। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि एक छोटे से पेड़ के ऊपर एक चिड़िया का बच्चा गिरने वाला था। वह एक टहनी पर संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गिरने के कगार पर था। रोहन ने जल्दी से उस बच्चे को पकड़ लिया और उसे सुरक्षित उसके घोंसले में वापस रख दिया। चिड़िया का बच्चा चहकते हुए बोला, धन्यवाद छोटे, तुमने मुझे बचा लिया, मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं भूलूंगा। रोहन की दिलेरी और दयालुता ने उसे बहुत खुशी दी और उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा केवल जादुई गांव तक पहुंचने की ही नहीं, बल्कि रास्ते में मिलने वाले सभी प्राणियों की मदद करने की भी है। उसने अपने कदम तेज कर दिए, क्योंकि अब उसे लगने लगा कि वह अपने मंजिल के और करीब पहुंच गया है। थोड़ी देर बाद रोहन एक ऊंचे पहाड़ के पास पहुंचा। पहाड़ की चोटी पर पहुंचते ही उसे एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। उसके सामने एक बड़ा, सुंदर गांव था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। वह गांव सचमुच जादुई था। पेड़ सोने के रंग के थे, नदियां चांदी की तरह चमक रही थीं और हर जगह खुशी और शांति का माहौल था। गांव के लोग बहुत ही दयालु और स्नेही थे। गांव में प्रवेश करते ही रोहन का स्वागत बड़ी धूमधाम से किया गया। वहां के लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे,
जैसे कि उन्हें पहले से पता हो कि रोहन आने वाला है। गांव के मुखिया, जो बहुत बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति थे, उन्होंने रोहन को गले लगाया और कहा, तुम्हारे आने का इंतजार हम सबको बहुत दिनों से था रोहन। तुमने अपने सफर में जो दयालुता और निष्ठा दिखाए, उसी के कारण तुम इस जादुई गांव तक पहुंच सके हो। रोहन ने गांव में खूब आनंद लिया। वहां उसने नए दोस्त बनाए और बहुत कुछ सीखा। वह हर दिन गांव के रहस्यों और जादुई चीजों के बारे में जानता। वहां के पेड़, पौधे और जीव जंतु सब में कोई न कोई जादू था। हर चीज उसे कुछ सिखाती और रोहन को पता चला कि असली जादू सच्चाई और दयालुता में ही होता है। गांव में बिताए गए दिन रोहन के जीवन के सबसे खास दिन थे। उसने वहां बहुत सी अद्भुत चीजें देखी और सीखा कि जीवन में सच्चाई, दयालुता और प्रेम सबसे बड़ा जादू है। एक दिन जब रोहन गांव से विदा लेने के लिए तैयार हुआ, तब गांव के मुखिया ने उसे एक अद्भुत उपहार दिया, एक जादुई पत्थर जो हमेशा उसकी मदद करेगा जब भी उसे जरूरत होगी। मुखिया ने कहा, याद रखना रोहन, जादू केवल उस दिल में होता है जो सच्चा और दयालु हो। इस पत्थर का जादू तभी काम करेगा जब तुम्हारा दिल सच्चा और निस्वार्थ होगा। रोहन ने गांव को अलविदा कहा और अपने घर लौट आया, लेकिन उस जादुई गांव की यादें और वहां के लोग हमेशा उसके दिल में बस गए। उसने अपने जीवन में सच्चाई, दयालुता और प्रेम को अपना सबसे बड़ा मंत्र बना लिया और हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश की। रोहन की यह जादुई यात्रा केवल एक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह उसकी आत्मा की खोज और जीवन की सच्ची सीख का मार्गदर्शन थी। उसने सीखा कि दया और सच्चाई से ही सबसे बड़े चमत्कार होते हैं और यही जीवन का सबसे बड़ा जादू है। इस प्रकार रोहन की जादुई गांव की सैर एक बहुत ही यादगार और सिखाने वाली यात्रा बन गई, जिसने उसे जीवन भर के लिए मूल्यवान सबक दिए।